Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Cold Desert Biosphere Reserve of Himachal Pradesh. Now has been recognized under UNESCO's मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। देखते हैं डिटेल में इस टॉपिक के बारे में। इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में समझते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर दोज एरियाज विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रिस्टीन नेचर के फ्लोरा एंड फौना वाइज, और उनको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू किया गया 1971 में। इसके अंतर्गत दुनिया के इम्पोर्टेंट जो नेचुरल वेजिटेशन वाले एरियाज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, और उनको फिर कंजर्व करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज की जाती हैं। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन उस 18 में से अभी तक सिर्फ 12 ही यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थे। करंट न्यूज यही है कि अब एक और इन 18 में से 12 पहले से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज थे, अब एक और जो है बायोस्फीयर रिजर्व अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो गया है। उसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो उसमें एक कोर एरिया रहता है विच इज मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, और जनरली जो कोर एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का वो एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फॉर एग्जांपल अगर असम के अंदर बात की जाए तो मानस नेशनल पार्क भी है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है, बट उसको एक बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया। तो असम के अंदर देयर आर 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स, मानस एज वेल एज डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। एंड what I was trying to explain कि बायोस्फीयर रिजर्व आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जनरली आपको देखने को मिलेगा कि एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड ही लार्जर एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज बायोस्फीयर रिजर्व। तो कोर पार्ट ऑफ एनी बायोस्फीयर रिजर्व इज जनरली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर उसके अराउंड बफर जोन होता है जहाँ पे कुछ रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। देन देर आर सम ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे कुछ ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। बियॉन्ड दैट फिर ऑल अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। तो ट्रांजिशन जोन इसलिए दिया जाता है ताकि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये जोन काम करे, ताकि ये जो प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन वाले एरिया है उसको कंजर्व करके रखा जा सके। 3 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2022। ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, यहाँ पे बस सुन लीजिए, बाद में प्रीलिम्स के पहले तो हम लोग इसको रिवाइज करेंगे ही। बायोस्फीयर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ फैक्चुअल चीजें हम लोग देखें तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जबकि द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज दिस नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1986। अब करंट न्यूज ये है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व देख रहे हैं आप, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन हिमाचल प्रदेश, नाउ इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड या इंक्लूडेड अंडर यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। विद दिस नाउ इंडिया हैज टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्कोस रिकॉग्निशन। ये पहले भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिकॉग्नाइज किए हैं, बट उसमें से सिर्फ 12 ही मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के अंतर्गत रजिस्टर्ड थे या रिकॉग्नाइज थे। अब कैसा है कि उन 12 की संख्या बढ़कर के 13 हो गई है, क्योंकि दिस कोल्ड डेजर्ट अर्लियर वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट नाउ हैज बीन इंक्लूडेड अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एज वेल। इसके साथ जैसा मैंने बताया भारत से 13 इस तरह के बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। हाल फिलहाल में यूनेस्को की 37th सेशन हुई थी, जिसमें टोटल 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इंक्लूडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें से भारत से एक और बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किया गया है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए
तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हिमाचल प्रदेश में है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी याद रखिए, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 3300 टू 6600 मीटर की हाइट पे है। दैट मेक्स इट वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है काफ़ी लार्ज भी है। यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रतल वेटलैंड, ये सब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभार जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगी, एक या एक से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, जो इस केस में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स मिलते हैं वो है स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन आइबेक्स। उसके अलावा हिमालयन यॉक, ब्लू सिप वगैरह भी मिलते हैं, बट ये दो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं की स्टोन स्पीसीज हैं इस एरिया के। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एस्ट्रोसैट। दिस सैटेलाइट हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। देखते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। एस्ट्रोसैट एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट की मदद से स्पेस के अंदर जो अलग अलग कॉस्मिक रेडिएशन से अलग अलग वेवलेंथ के, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, विजिबल रेंज के रेडिएशंस हो या एक्सरेज हो, हाई एनर्जी एक्सरेज हो, उनको ये एब्जॉर्ब करता है और उनको फिर डिकोड करके यूनिवर्स के बारे में अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने में हमारी मदद करता है। So it is an observatory satellite and it absorbs या observes radiations of different wavelength in order to increase या enhance our knowledge about the cosmos systems या cosmology। इसको लॉन्च किया गया था साल 2015 में और इसकी लाइफ सिर्फ 5 साल की ही प्लान की गई थी। बट विथ टाइम इट्स लाइफ हैज़ बीन एडेड, टाइम टू टाइम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ नाउ इट्स लॉन्जेविटी हैज़ इंक्रीज। और करंट न्यूज़ ये है कि दो दिस एस्ट्रोसैट मिशन वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर 5 ईयर्स, बट इसने अभी 10 साल अपने सक्सेसफुल पूरे कर लिए एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं। 2 नाम याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप एंड लार्ज एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर टेलीस्कोप। तो मुद्दा यह है कि एक्सरे या अल्ट्रा वायलेट एज वेल एज विजिबल लाइट रेज, हर तरीके के रेडिएशंस को ये ऑब्जर्व करता है और इंफॉर्मेशन अर्थ पे भेजता है। एस्ट्रोसैट ने पिछले 10 साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दिए हैं? तो इट हैज़ गिवन अस इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सेवरल ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ्स। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दैट इट हैज़ हेल्प्ड अस इन ऑब्जर्वेशन ऑफ the nearest star to earth after sun, that is Proxima Centauri. Proxima Centauri is, as I said, is the nearest या closest star to earth beside the sun. It is 4.25 light years away from earth. और इसकी इंफॉर्मेशन इसने काफ़ी हद तक एस्ट्रोसैट ने हमें भेजी, जिसके बारे में प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में हम और जान पाए। So that has been the greatest achievement of एस्ट्रोसैट so far. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टैम्पीड्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आने के चांसेस कम है, लेकिन आने वाले मेंस एग्जाम में इस टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक से अब प्रश्न आने की संभावना बढ़ रही है, खासकर जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्टैम्पीड्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ रही है। इसी साल कम से कम 3-4 स्टैम्पीड के बारे में हमने देख लिया। पहले कुंभ मेले के टाइम में हुआ, फिर आरसीबी जब जीती थी आईपीएल तब हुआ, अभी हाल फिलहाल में भी एक स्टैम्पीड हुआ है, जिस कारण से आर्टिकल हम लोग कवर कर रहे हैं। इट केम इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, व्हाई स्टैम्पीड हैपन। पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं। हुआ क्या कि तमिलनाडु के अंदर एक एक्टर हु हैज़ नाउ टर्न इनटू पॉलिटिशियन का नाम है विजय, उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की है, टीवी के पार्टी। उसके एक रैली के दौरान काफ़ी भीड़ हो गई, भगदड़ मच गया एंड इन दैट स्टैम्पेड, उस भगदड़ में 40 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, 200 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हैं। दैट इज़ द ऑफिशियल नंबर, द रियल नंबर माइट बी हायर। कारण क्या बताया गया इस स्टैम्पेड के पीछे? ओवर क्राउडिंग।
कैपेसिटी जहाँ पे रैली बुलाई गई वहाँ पे 10,000 लोगों की थी और परमिशन भी 10,000 लोगों का था, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा लोग, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोग आ गए। उसके अलावा द एक्टर ना हुआ स्टंट पॉलिटिशियन काफ़ी लेट से आए, तो भीड़ काफ़ी हद तक इकट्ठा होती रहे। जहाँ पे जब हाँ इनको पहुँचना था, जब पहुँचना तो उससे लगभग 3-4 घंटे लेट आए। भीड़ इकट्ठा होती रही, गर्मी के कारण उनकी हालत खराब हो ही रही थी और फिर एक पैनिक सा माहौल हो गया। उस पैनिक माहौल में एकाएक से फिर ये स्टैम्पेड हो गया। तो हिज डिलेड अराइवल, कंस्ट्रेंट मूवमेंट नियर द स्टेज, वहाँ पे स्टेज के पास बहुत भीड़ हो गई और वहाँ पे मूवमेंट के लिए बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। तो वहाँ पे एग्जिट के लिए और एंट्री के लिए एक ही गेट था। तो इस कारण से लैक ऑफ एग्जिट, सेपरेट एग्जिट रूट नहीं था, बफर जोन नहीं था जहाँ पे एक्स्ट्रा भीड़ को अकोमोडेट किया जा सके, और हीट एंड पैनिक, इन सब के कारण वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टैम्पीड्स की फ्रीक्वेंसी भारत में अब काफ़ी बढ़ रही है। इसी साल पिछले 4-5-6 महीनों में हमने कई सारे स्टैम्पीड देख लिए। जैसे बेंगलुरु के अंदर ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस ऑफ आरसीबीज विक्ट्री इन दिस ईयर्स आईपीएल 2025, कुंभ मेला के दौरान स्टैम्पीड हुआ था प्रयागराज में। उसके अलावा दिल्ली स्टेशन पे कुंभ मेला को अटेंड करने जा रहे कई सारे लोगों की भीड़ हो गई थी, इस कारण से दिल्ली स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ था। पिछले साल हाथरस में स्टैम्पीड हुआ था, जहाँ पे एक रिलीजियस गैदरिंग, सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया बाई प्रीचर जिनका नाम था भोले बाबा। जनरली लोग उनको भोले बाबा कहते हैं। उनके सत्संग में स्टैम्पीड हो गया। तो स्टैम्पीड्स लगातार हो रहे हैं हमारे देश में, इस कारण से इट्स मैन मेड क्राइसिस whose frequency is growing year after year. Frequency and intensity both are growing year after year. That is why इससे रिलेटेड सरकारों को तो पॉलिसीज बेहतर बनानी ही होंगी, और मुझे लगता है कि अब मेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि स्टैम्पेड सिर्फ भारत में होते हैं, दुनिया में अलग अलग जगहों पे हुई हैं। जैसे मक्का में हुआ था 2015 में, साउथ कोरिया में 2022 में हुआ ड्यूरिंग हैलोवीन सेलिब्रेशंस। बट भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी एज ए सेड इज ग्रोइंग, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या किया जा सकता है इस तरह के स्टैम्पीड को प्रिवेंट करने के लिए? ऑफ कोर्स क्राउड मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। तो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना होगा। अगर 10,000 लोगों का परमिशन है, तो जो लोग भी गैदरिंग बुला रहे हैं उनकी अब जिम्मेदारी है कि 10,000 लोग से ज़्यादा इकट्ठा ना हो। अगर उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो आप अपनी गैदरिंग को कैंसिल कीजिए। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, एआई की मदद से, ऑफ कोर्स एआई इंटीग्रेटेड विद सीसीटीवी एंड ड्रोन, अब पता किया जा सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों की डेंसिटी कितनी है। वो हेड काउंट कर लेता है, और जैसे ही पुलिस को पता लगे, मान लीजिए सर्विलेंस टीम को पता लगे, जैसे सिटी के अंदर क्राउड मैनेजमेंट का काम तो ट्रैफिक पुलिस का रहता है, उसको पता लगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है लोगों की, तो तुरंत वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए बाय द पुलिस। वेट नहीं करना चाहिए, सो दैट दिस कॉन्ग्रेगेशन टर्न्स इनटू अ स्टैम्पीड लीडिंग टू डेथ। So use of technology, especially AI, for real-time monitoring of congregation या aggregation of people. Dedicated crowd control unit होना चाहिए अब हर शहर के अंदर, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस में। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी लोग भी इस तरह की रैली सत्संग बुला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करें। सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होना चाहिए, मेडिकल पोस्ट्स होने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए। वी नीड टू बी मोर एजुकेटेड, वी नीड टू डेवलप सेफ बिहेवियर इन क्राउड। ये नहीं कि तुरंत पैनिक हो गए, एक दूसरे को क्रश करके आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मेनली स्टैम्पीड में क्रश करने के कारण ही डेथ होती है। इफ पीपल आर मोर अवेयर, पैनिक ना हो, तो फिर स्टैम्पीड होगा नहीं। स्टैम्पीड जैसे सिचुएशन बन भी गई तो उस केस में फैटेलिटी नहीं होगी। ऑफ कोर्स लीगल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस तरह की रैली वगैरह, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रिमिनल चार्जेस प्रेस किए जाने चाहिए इफ सच इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा सवाल मेंस में अगले साल आ सकता है। सीरीज ऑफ फैटल स्टैम्पीड इन रिसेंट पास्ट एक्सपोज ग्लेयरिंग gaps in India's crowd management. Critically examine the causes of stampede in India and suggest a comprehensive strategy for prevention and management of such disasters. ऐसा सवाल जीएस पेपर 2, 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है, पॉलिसी गवर्नेंस में भी आ सकता है,
या पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ओवरलुक्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ काजीरंगा, इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एज वेल एज जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक हाल फिलहाल में एक रैपिड सर्वे कराई गई थी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में, जहां पाया गया कि देयर आर 283 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज 254 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड 29 स्पाइडर स्पीसीज। ये स्टडी रैपिड सर्वे कराई गई बाय एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजिस्ट जिसका नाम है कॉर्बेट फाउंडेशन के एंटोमोलॉजिस्ट इन एसोसिएशन विद काजीरंगा फॉरेस्ट पर्सनल्स, इन दोनों ने मिल करके ये रैपिड सर्वे कराया, जिसमें 283 तरीके के स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स पाए गए। एपीएससी प्रीलिम्स में सीधा सीधा नंबर भी पूछ सकते हैं वो लोग कि जो रैपिड सर्वे कराई गई काजीरंगा नेशनल पार्क और रिगार्डिंग इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, उसमें कितने स्पीसीज मिले, ये सीधा सीधा नंबर भी पूछ सकता है। ब्रेकअप भी पूछ सकता है, 254 इंसेक्ट्स एंड 29 स्पाइडर स्पीसीज। और इससे साथ ये पता चलता है, ये रिपोर्ट का नाम ही था ओवरलुक्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ काजीरंगा। इससे ये पता चलता है कि काजीरंगा इज नॉट जस्ट हैविंग 5 मेगा फौना जिसके लिए वो पॉपुलर है। मेनली काजीरंगा जिसके लिए पॉपुलर है उनको कहा जाता है बिग 5 ऑफ काजीरंगास। वो हैं 1 हॉर्न राइनो, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बुफेलो एंड स्वैम्प डियर। बट काजीरंगा इज नॉट all about these 5 megafaunas, but Kaziranga also has a large varieties of insects and spiders who play very significant role in seed dispersal, soil health maintenance, plants के regeneration में, वहाँ पे pest control में, जिस कारण से जो बड़े बड़े species हैं which are considered to be की अट्रैक्शन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, उनको सर्वाइव होने में मदद मिलती है। तो ये जो ओवरलुक बायोडाइवर्सिटी ऑफ काजीरंगा है इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर के, दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सर्वाइवल एंड रिजुविनेशन ऑफ एंटायर काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज एबल टू सपोर्ट दीज बिग एनिमल्स एज वेल। इसी कारण से जो न्यू इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स की स्टडी की गई, इसको नाम दिया गया ओवरलुक्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ काजीरंगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्वदेशी 4G नेटवर्क, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क। क्या है ये स्वदेशी 4G नेटवर्क, देखते हैं। ये स्वदेशी 4G नेटवर्क जो बीएसएनएल के लिए डेवलप किया गया है, इट इज कंप्लीटली इंडिजीनस 4G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक। मतलब 4G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी एंटिटी चाहिए, मतलब जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए नेटवर्क के लिए प्लस इक्विपमेंट चाहिए, वो सब कुछ भारत के अंदर डेवलप किया गया अंडर दिस स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक, जिसका हाल फिलहाल में इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक has been developed for BSNL, क्योंकि BSNL मेनली अभी 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसकी पॉजिटिव बात यह है स्वदेशी 4G नेटवर्क की कि इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनस। इसमें जो सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, एज वेल एज हार्डवेयर है, सब कुछ भारत में बनेगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सो इट विल रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेलीकॉम इन वेंडर्स लाइक नोकिया, एरिक्सन, हुआई एंड जेटी, ये सब चाइनीज कंपनियां हैं। ये जो स्वदेशी 4G नेटवर्क है, इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव अंडर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CDOT फॉर BSNL। और BSNL इस 4G नेटवर्क की मदद से जो पूरी तरह से स्वदेशी है, अब भारत के जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे 5G प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि जियो एंड एयरटेल नहीं पहुंच पाता है, वहां पे अब 4G नेटवर्क पहुंचाएगा BSNL। रिमोट एरियाज एज वेल एज जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, भारत चाइना या भारत पाकिस्तान के बॉर्डर, वहाँ पे BSNL 4G नेटवर्क पहुँचाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में इस 4G को 5G और 6G में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि समय के से पीछे है। द नेटवर्क हैज़ बीन नाउ डेवलप्ड इन कम्प्लीटली इंडिजिनस मैनर एंड नाउ इट कैन बी अपग्रेडेड इनटू 5G एंड 6G ऑल्सो। अभी जो प्राइवेट 5G ऑपरेटर्स हैं हमारे देश के अंदर, जियो या एयरटेल, दे टू ग्रेट एक्सटेंट रिलाई ऑन फॉरेन वेंडर्स टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, इनकी टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं। जियो ने अपना खुद का एक 5G कोर सॉफ्टवेयर बनाया है, बट इक्विपमेंट्स अभी भी वो 5G नेटवर्क के लिए इंपोर्ट ही करता है।
तो 5G ऑफ कोर्स डेटा रिले वाइज इज क्वाइट फास्ट, बट 5G जो सर्विसेज हैं दे आर नॉट फुल्ली इंडिजिनस। ये जो BSNL का 4G सर्विसेज इट इज गोइंग टू बी फुल्ली आत्मनिर्भर इन टेलीकॉम sector. It is going to reduce our dependence on foreign companies, especially Chinese companies like Huawei and all. And it is also going to lay foundation for future networks like 5G and 6G. तो फ्यूचरिस्टिक भी है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड, इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड अगेन तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिस्टम था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दिस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग ऑल्सो असेस द इन्वायरमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तो सिंपल था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम इज फॉर यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।